टाइप 13 तक मैंने करा दिया, टाइप 14 पे आइए, आ जाइए। आज करीब करीब कंप्लीट हो जाएगा, कल से पीएस चलेगा। देखिए टाइप 14 विभाजन सूत्र। सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं ना बचपन में आप लोग। अंतः विभाजन, बात नहीं बच्चों, अंतः विभाजन। इंटरनल डिवीजन क्या होता है इसमें? देखिए कोई एक रेखा है, दोनों सिरों, दो एंड है इसके, मान लिया इसका निर्देशांक x1 y1 है और इसका निर्देशांक x2 y2 है। कोई बिंदु इसमें है आपका, मान लिया P, ये A है और ये B है। तो AB को कोई बिंदु P पर विभाजित कर रहा है, तो अंदर ही तो विभाजित किया है, तो किस अनुपात में विभाजित हुआ ये रेखा? AP और PB के रेशियो में विभाजित हुआ है। किस अनुपात में हुआ है? M:n के रेशियो में। AP:PB का जो रेशियो आ रहा है वो M:n का आ रहा है। आ रहा समझ में? M:n का रेशियो आ रहा है। तो देखिए इस विभाजन वाले बिंदु का निर्देशांक x, y है, तो x और y की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। देखिए एक रेखा है AB, A और B के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 है, क्लियर है। और P इसका क्या है? एक विभाजन बिंदु है, P का निर्देशांक है x, y और P इस रेखा AB को M:n के रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो अगर आपको चाहिए क्या? अगर आपको चाहिए x, तो कोई बता सकता है फॉर्मूला x का क्या होता है? हाँ बता सकते हैं आप लोग, चलिए भाई वो पीछे वाला बालक बताएगा। M:x2 + n:x1 अपॉन m + y = m। सेम ऐसा ही होता है, बस y से ये रिप्लेस हो जाएगा, y1 y2 से। तो my2 + n y1 अपॉन में m + n। ये अंतः विभाजन में x और y जो विभाजन बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट है। आ रहा है समझ में? x और y रटना पड़ेगा, फॉर्मूला रटना पड़ेगा इसको। अभी तक कल मैंने जो भी क्लास लिया, एक एक चीज आपको रटना है, आपके लिए नया है और बिना रटे वो काम नहीं चलेगा, तो उसको याद करिए, आप सबको याद करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? बच्चे काफी आए हुए हैं, अब नया बैच आपको मिल जाएगा। इस बार जैसे एग्जाम वगैरह होगा तो आप लोग का बहुत तेजी से एग्जाम, कब से शुरू होगा एग्जाम? मई से होगा ना। तो क्लास आप लोग की कोई छुट्टी मत लगाइएगा, आप लोग लाइव कर देंगे क्लास अनलिस्टेड करके, ठीक है, कि किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। क्योंकि टाइम वैसे ही बहुत लॉस हो गया है आप लोगों का, कोरोना की वजह से 1 साल बर्बाद हुआ ना पूरा। तो इस बार छुट्टी मत लगाइएगा आप लोग, सीधे अनलिस्टेड करके आप लोग का एक ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें लाइव कर देंगे हम पर डे की क्लास व्यवस्थित करके। नंबरिंग भी रहेगी, कौन से क्वेश्चन नंबर से कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से डेट में कराया गया, ढूंढने में भी आसानी रहेगी। अशफाक सर क्या हो गया? साफ नहीं दिखाई दे रहा, मार्कर थोड़ा सही करिए, फिर मार्कर सही कर दीजिए। क्यों लीवोलन के कमेंट आप नहीं देख रहे हैं क्या? बच्चे बोल रहे होंगे दिखाई नहीं दे रहा है, बोल रहे हैं कि नहीं? अनिकेत, हाँ मार्कर चेंज करने की वो देखिए, आप उसको बोलिए, बोलना जरूरी है। चलिए दोबारा से देख लीजिए एक बार। मैं विभाजन सूत्र पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, अंतः विभाजन का देख लीजिए पैटर्न क्या है। ए है, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और ये बिंदु P है, P का कोऑर्डिनेट x, y है,
पी ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो x बराबर क्या होता है, फॉर्मूला है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू क्या है, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद एक आता है वाह्य विभाजन, वाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन इसमें क्या है देखिएगा, रेखा यही ए बी है, इसका कोऑर्डिनेट ए का x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। कोई बिंदु P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, इस AB को AB के अंदर नहीं आगे बढ़ाकर P पर काट रहा है, आगे बढ़ाकर ये कटा है। तो अगर कोई रेखा आगे बढ़ाकर कहीं कटती है तो ये कटना ही बोला जाएगा, लेकिन ये कटना कैसा कटना है, वाह्य विभाजन होना है, वाह्यता कटना है। तो देखिए यहां पर AB को आगे बढ़ाकर ये बिंदु P पर क्या कर रहा है, काट रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो डिवीजन का जो रेशियो होगा वो एक्सटर्नल होगा, AP इज टू BP, ये होता है AP इज टू BP। ये अगर M है तो ये क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। AP इज टू BP ये क्या हो जाएगा, M इज टू N का रेशियो होगा। ये पूरा P पे कटा है तो कहां से कहां तक जाएंगे, A से पूरा P तक जाएंगे। ये विभाजन का फॉर्मेट होता है, वाह्य विभाजन का। ऐसा नहीं है कि आप AB BP का रेशियो ले लीजिए, गलत बात है। अगर वाह्य विभाजित कोई रेखा हो रही है तो विभाजन बिंदु तक जाइए, इनके एक्सट्रीम पॉइंट से A से P तक जाएंगे और फिर B से P तक जाएंगे। तो रेशियो जो बनेगा वो बनेगा AP इज टू BP का, और ये बनेगा M इज टू N। क्या बन गया, M इज टू N, रटना है केवल। तो ये है वाह्य विभाजन, और इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आंतरिक वाला याद है, अंतः विभाजन याद है, तो वाह्य विभाजन में बस क्या होना है, प्लस की जगह माइनस हो जाना है। लिख देते हैं, क्या होगा, x बराबर बोलिएगा m x2 माइनस n x1 अपॉन में m माइनस n, और y बराबर क्या हो जाएगा, m y2 माइनस n y1 अपॉन में m माइनस n। ये पैटर्न हो गया, नोट कर लीजिए। ये फिर से काट के फिगर बनाइए दोबारा। चलिए हर एक बच्चा ध्यान दे। अशफाक सर, टेलीग्राम पे कल की क्लास आ गई ना, ठीक है, आ गई है कल वाली क्लास टेलीग्राम पे, ठीक है, उसको आज जाके नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर। सही है, तेलियरगंज वाले बच्चे ध्यान दीजिए और आप लोग भी ध्यान दीजिए। हो गया बच्चों, अब आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 51 नंबर का सवाल है हमारा, बिंदुओं 4,7 तथा 4,2 को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि विभाजन का अनुपात 2:3 है। तो 2:3 है तो अंतः विभाजित हो रहा है ना, ठीक है। तो बच्चों फॉर्मेट अंतः विभाजन वाला लगा दीजिए। 51 4,7 4,2 और यहां पर P का निर्देशांक x, y हो गया। M इज टू N की वैल्यू क्या आ रही है, कितना है, 2:3 है। बच्चों ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को बताइए। सीधे x बराबर निकालना है, तो m की वैल्यू 2 इंटू x2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन में m प्लस n यानी कि 2 + 3 कितना आ रहा है वो बताइए, 4 आ रहा है। और y की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 7 और बटा में 2 + 3 कितना आ रहा है, 5। तो P का निर्देशांक क्या प्राप्त हुआ, 4,5। ये आपका आंसर है। क्या इसमें अलग से कोई दिमाग लगाना पड़ा है, नहीं, केवल फॉर्मूले का प्रयोग हुआ है अंतर विभाजन वाला। सारे वैल्यूज दिए गए हैं आपको, x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, m इज टू
n भी दिया हुआ है, तो x बराबर क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, और y बराबर क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। इससे आपने निकाल लिया पूरा, सही है। ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, ये सब हाई स्कूल की कोऑर्डिनेट पढ़ा रहा हूं और पूरी कोऑर्डिनेट आप पढ़ेंगे। सर्कल नहीं आता आपके क्वेश्चन में, गलती से 2 क्वेश्चन आया था तो वो क्वेश्चन मैं करा दूंगा आपको। अब सर्कल देने का मतलब बहुत बड़ा अपराध करना है, एसएससी वाले गलत कर रहे हैं, फिर सिलेबस में तो एकदम नहीं है ना सर्कल, इन 2 क्वेश्चन दे दिया था, तो इन सब के लिए आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये सिलेबस में नहीं दिया है, आपने दे दिया, तो उसमें नंबर मिल जाता है, फिर बाद में उस पर क्या होगा, क्लेम करने पर नंबर मिलेगा। चलिए अब इसके बाद है आपका वाह्य विभाजन वाला 52 नंबर का क्वेश्चन है आपका 52। मिटा दें इसको, देखिए 52 इसमें क्या दिया हुआ है, 1 -2 एक पॉइंट है, और एक क्या है आपका -3 4 एक पॉइंट है, और एक बिंदु P जो है इसको वाह्यता विभाजित कर रहा है, x, y इसका कोऑर्डिनेट हो गया, और m/n क्या दिया हुआ है 3:2। सही है बच्चों, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। क्लियर हो गया, पूरी रेखा वेखा बनाने की जरूरत नहीं है, P इसको वाह्यता विभाजित कर रहा है, तो क्या होगा बच्चों, x बराबर क्या, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, याद है आपको, 3 इंटू -3 और फिर -2 इंटू -2 नहीं 1 अपॉन में 3 -2, तो x बराबर क्या, -11। अब y की वैल्यू चाहिए, तो 3 गुणे 4 और -2 गुणे -2 और बटा में 3 -2, कितना आ रहा है y बराबर 16 के 20, 16। तो P का जो कोऑर्डिनेट आया है -11, 16 आया है, ये आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए, पूरा रेखा वेखा बनाने की जरूरत नहीं है, हर एक बच्चा देखे, दिखाई दे रहा है ना अशफाक सर प्रॉपरली। लेट आए हैं क्या बाबू आप लोग, फिर क्यों आए ही हैं, कैसे लेट हो गया, सो के उठे हैं क्या, चलिए तब कोई बात नहीं। जो लेट सो के उठ रहा है सुबह के टाइम में, निश्चित रूप से पढ़ने वाले बच्चे हैं तो रात में जग के पढ़ाई किए होंगे, नींद नहीं खुली होगी, ऐसा ही हुआ है ना, ऐसा नहीं हुआ है, खड़े हो जाइए। क्यों लेट हुए हैं, सुबह लेट में नींद क्यों खुली है आपकी, घर से आए हैं तो आराम करेंगे क्या घर से आके, गलत बात है। चलिए सोने के नाम पे आप बच गए, कभी कभी हमारी भी नींद क्या होती है, जैसे आज ही ऐसा हुआ है, नींद खुली नहीं, एकदम लास्ट के 10 मिनट्स बिफोर खुली है। आगे देखिए, तो मैं लेट हो गया हूं, आगे देखिएगा 53 53 नंबर का सवाल है 53। देखिए, बिंदुओं -2, 1 और 7, 4 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P 1, 2 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यह अनुपात ही पूछ लिया है, तो जब भी अनुपात पूछेगा हम हमेशा मानेंगे कि माना अंतः विभाजित करता है, हमेशा अंतः मानेंगे, और अंतः विभाजन मानने के बाद अगर रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो अपने आप वो क्या हो जाता है, वाह्य हो जाता है। तो देखिए यहां पर मानेंगे माना P रेखा को m/n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। सही है बच्चों, माना P रेखा को m/n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। फिगर इसका मैं दिखा दे रहा हूं, अपने मन से मैंने माना है।
ये आपका -2,1 हो गया, ये 7,4 हो गया, और यहां हो गया P। P का कोऑर्डिनेट है 1,2। इसको बोल देंगे M, इसको बोल देंगे N। यदि M/N का मान नेगेटिव आए तो विभाजन बाह्यता होगा। इसको नोट लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिए यहीं पर। यदि M/N का मान नेगेटिव आए तो विभाजन बाह्यता होगा। आइए कोई एक उठा लेते हैं, तो हम 1 इज इक्वल टू उठा लेते हैं। 1 इज इक्वल टू क्या होगा, mx2 यानी कि 7 प्लस nx1 यानी कि 1 अपॉन में m+n। बताइए बच्चों, m+n इज इक्वल टू 7m प्लस n। m/n की वैल्यू बताइए क्या है, कहाँ -2 है? अच्छा ये -2 है क्या, गलत हो गया, -2 तो -2n। क्या आ रहा है m/n, 1/2। क्या आया है, पॉजिटिव आया है ना, अतः विभाजन अंत ही होगा। अगर ये नेगेटिव आ गया होता विभाजन किस में बोलते हैं हम, बाह्यता बोलते हैं। ये पॉजिटिव आ रहा है, विभाजन अंतः ही होगा। M/N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1:2। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। कभी भी पूछे कि किस अनुपात में विभाजित होगा तो हमेशा अंतः मान लेंगे और अंतः मानकर सॉल्व करेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो अंतः ही विभाजित हो रहा है, और अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो फिर क्या होगा, बाह्यता। फिर बोलना पड़ेगा कि ये बाह्यता विभाजित हो रहा है। सही है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है कई बार। mn का रेशियो भी पूछा गया है। दूसरे वाले से भी निकालेंगे तो mn का रेशियो यही आएगा, यानी कि बाई वाले से भी निकालेंगे तो mn का रेशियो यही आना है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। कुछ पूछना है इसमें, कुछ नहीं पूछना? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 54। देखिए, इसने बोला है क्वेश्चन में बिंदुओं 5,6 और 6,7 को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P 2,3 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां भी मानेंगे कि अंतः विभाजित करेगा। क्या माना जाएगा, ये हो गया 5,6, ये हो गया 6,7, और जो ये P है 2, क्या है 3। मान लिया, माना P रेखा को M/N के अनुपात में अंतः विभाजित करेगा। इस चीज को बहुत सारे लोग यहां जो बैठे हैं जानते होंगे, विभाजित करेगा। ये हो गया मान लिया M, और बेटा ये क्या हो गया N। ठीक, तो यहां पर सीधे हम उठाते हैं, x वाला ही उठाते हैं, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू 6 प्लस n इंटू 5 और बाई m प्लस n। हल करके m/n का रेशियो बताइए, -3/4। -3/4, ध्यान से देखिए, -3/4। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। P यहां आएगा। ठीक है बच्चों, ये 3 तो ये 4 हो गया। ठीक, ये निश्चित रूप से विभाजन क्या है, बाह्यता है। ये नेगेटिव आ गया, अतः P रेखा को 3:4 के अनुपात में
अनुपात में वाह्यता विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। नेगेटिव आ गया ना बच्चों, ये एम एन का रेशियो, ध्यान से देखिए। तो मैंने पहले ही बताया था, नोट में लिखा दिया था कि अगर यहां माइनस आता है तो विभाजन अंतर नहीं है, विभाजन क्या है, वाह्यता। तो हमने आंसर लिखा है पी रेखा को 3:4 के अनुपात में वाह्यता विभाजित करेगी। सही है? कोई डाउट? 3:4 के अनुपात में वाह्यता विभाजित करेगी। आ रहा है समझ में? चलिए अब आ जाइए टाइप 15 पे। मध्य बिंदु वाला है ना ये, ये आप जानते हैं। रेखा पी क्यू के दोनों अंत यानी कि एंड होता है, एंड अंत बिंदु क्रमशः 4,5 तथा 6,3 है। रेखा पी क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ये सिंपल है, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। मध्य बिंदु का, अच्छा लाइन, चलिए हमने जोड़ दिया। टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। ठीक, क्या होगा सबको पता है, बच्चा बच्चा यहां बैठा हुआ जानता है। ये ए है, ये बी है, एम इसका क्या है, मिड पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इसका कोऑर्डिनेट x, y हो गया मिड पॉइंट का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2। कोई प्रॉब्लम? मध्य बिंदु का निर्देशांक इस तरीके से निकलेगा। हर एक बच्चा यहां जो बैठा है वो जानता होगा इस चीज को। कितने लोग जानते थे? हाथ उठाइए, देखिए सबके हाथ उठे हैं। हाँ में, गुड। तेलियरगंज वाले जरा हाथ उठाइए, कितने लोग नहीं जानते थे इसको? नहीं जानने वाले, अब कोई नहीं हाथ उठाएगा। चलिए, सब लोग जानते थे तेलियरगंज में भी। हो गया? चलिए देखिए बच्चों, 55 नंबर का क्वेश्चन तो डू योरसेल्फ में डाल दें हम आपके। रेखा पी क्यू के दोनों अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट, यानी कि दोनों सिरे जो हैं उनके निर्देशांक 4,5 6,3 है। पी क्यू के मध्य बिंदु का निर्देशांक तो 4 6 10/2 यानी कि 5 और 5 3 8/2 यानी कि 4। 5 और 4 होगा, बता दिया ओरल आपने। सही है। अब आइए डू योरसेल्फ में इसको डालते हैं। क्वेश्चन लगाए नहीं बाबू आप? 55 देखिए, डू योरसेल्फ में रख देते हैं, आप करिएगा अपने फेयर कॉपी पे। डू योर सेल्फ कर लिया, ठीक है। आइए 56 पे आ जाइए। बोला गया है -8, 13 एक पॉइंट है, फिर k, 7 एक पॉइंट है और मध्य बिंदु का निर्देशांक जो दिया हुआ है वो है 4, 10। तो k का मान पूछा गया है, तो k का मान एक ही बार में आ जाएगा, केवल x कोऑर्डिनेट उठाने से ही आ जाएगा, k ही तो गायब है। तो क्या लिखेंगे इसको? आप लिख सकते हैं 4 = -8 प्लस k/2। बताइए, लिख सकते हैं कि नहीं? इस मध्य बिंदु का x कोऑर्डिनेट हो गया 4, 4 = क्या होगा, x1 प्लस x2/2। वही काम हमने किया है। सही है बच्चियां, आप लोग बोलिएगा, सबको क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, k = क्या, 16। ठीक है, k = 16, ये आपका आंसर है। सही है बच्चों? हो गया? चलिए अब आ जाइए। टाइप 16। कल परसों से एसी चलाना पड़ेगा ना बच्चों?
एसी चलवा दीजिए, मुझे लगता है लाइट एसी का वो भी हो चुका है। ठाकुर साहब को बुलाइए, एसी अभी चलवा देते हैं। चलिए टाइप 16 देखिए, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना, केंद्रक ही है ना सबसे पहले, हाँ केंद्रक का निर्देशांक, ये भी पेपर में पूछा जाता है। क्या होगा? टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड। सेंट्रॉयड देखिए, सेंट्रॉयड होता क्या है, ये देखिए एक ट्रायंगल है, ए बी सी जैसे एक ट्रायंगल है, इसकी माध्यिका AD हो गई, इसकी माध्यिका BE हो गई, इसकी माध्यिका CF हो गई। तो जो माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है उसी को कहते हैं केंद्रक। ये यहां पर O जो है या G बोल लीजिए, ये इसका क्या होगा? केंद्रक, सेंट्रॉयड। फिर से सुन लीजिएगा, ज्योमेट्री में ये सारी चीजें बताई जाती हैं, हर एक बच्चा ध्यान देगा। केंद्रक या माध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र, हिंदी में कई सारे नाम हैं, केंद्रक बोलिए या माध्य केंद्र बोलिए या गुरुत्व केंद्र बोलिए। होता क्या है, त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। अब माध्यिका क्या होती है, कई लोगों को प्रॉब्लम हो गई होगी। माध्यिका, माध्यिका क्या होती है? मीडियन, नहीं पता? देखिएगा, हर एक बच्चा देखे माध्यिका क्या होती है। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, शीर्ष ये होते हैं, 3 शीर्ष हैं, किसी भी शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है, मीडियन कहलाती है। आ गया समझ में? ये मीडियन हो गया। मीडियन का काम क्या है? सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो मीडियन कभी भी होगा शीर्ष यानी कि वर्टेक्स से ही निकलेगा और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से जाकर मिलेगा, यानी कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जाकर मिलेगा, या अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये मीडियन कहलाएगा। और मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉयड, तो या इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु, एक माध्यिका ये हो गई, एक माध्यिका ये हो गई, एक माध्यिका ये हो गई, तो त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है उसी को कहते हैं हम केंद्रक। इन चीजों को हम डिटेल करेंगे ज्योमेट्री में, वहीं पढ़ाएंगे इसको डिटेल में। अभी चूंकि यहाँ केंद्रक की बात आई है तो केंद्रक का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, तो रटना ही है यहाँ पर कि x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। यहाँ तो रट के ही काम चलाएंगे, लेकिन केंद्रक एक थोड़ा ओवरव्यू आपको पता चल जाए कि होता क्या है केंद्रक। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। सबके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। कुछ नोट नहीं लिखाऊंगा इसके लिए, केवल केंद्रक के निर्देशांक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? चलिए देखिए, ये इसका पॉइंट हो गया x1 y1, ये कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, और ये कोऑर्डिनेट हो गया x3 y3। ये G हो गया इसका केंद्रक, यही है केंद्रक, और G का कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। यही केंद्रक हो गया G, यानी कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु ये G ही है ना बच्चों। O भी हो सकता है, P भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो केंद्रक का निर्देशांक हमने ले लिया x, y। तो x बराबर क्या हो जाएगा बताइए? x बराबर होगा x1 + x2 + x3/3, और y बराबर हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। ये हमने केंद्रक के कोऑर्डिनेट आपको बता दिए, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट भी। ठाकुर साहब बोला है आपने उनको? बुलाइए जरा। क्या हो गया है? सर्विस करके वो लोग कल गए हैं एसी का, तो फिर इधर आ जाइए। इलेक्ट्रिशियन आ रहे हैं अभी, तो बुलाइए। अनिल है ना, बुलाइए, कहिए चलाएं एसी। गर्मी तो लगी रही है ना बच्चों, अब तो एसी चलना जरूरी हो गया है। चलिए आइए देखिए, x बराबर x1 + x2 + x3/3, y बराबर y1 + y2 + y3/3। ये केंद्रक के निर्देशांक हो गए। क्लियर है? क्लियर है ना? क्वेश्चन कराऊं इस पे? आइए देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन। क्या 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 रहे? हाँ हाँ
हाँ हाँ, देखिए ये क्यों ऐसा ही है इसकी जानकारी आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल हाई स्कूल की बुक में दिया हुआ है। आपको केवल क्या करना है, इसको याद रखना है कि केंद्रक का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। ऐसे तो हम तमाम फॉर्मूला बताए हैं, ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूला बनाए हैं, सबका डेरिवेशन बताने चलेंगे तो हो गया फिर क्यों कोऑर्डिनेट। आपको रेडीमेड रिजल्ट केवल क्या करना है, दिमाग में याद रखना है, हाई स्कूल की बुक में दिया हुआ सीधे सीधे। आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन, ऐसे तो पूरा कोऑर्डिनेट कल से फॉर्मूला ही चल रहा है हम लोग का, केवल फॉर्मूला हम लोग को अपने लेवल पे केवल क्या करना है, याद करना है बच्चों, और कुछ भी नहीं। वैसे ये हाई स्कूल की चीजें हैं, हाई स्कूल में इसका सब डेरिवेशन दिया हुआ है। हाई स्कूल की कोई भी बुक खोल के देखिए, मध्य बिंदु का प्रयोग करके आपका डेरिवेशन दिया हुआ निकल आएगा। आइए चलिए देखिए, अब इसके बाद है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है 57। यदि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः कौन कौन से हैं भाई, 2, -2, फिर 8, त्रिभुज ही बना दें हम, लीजिए 2, -2, फिर क्या है 8, 4, फिर क्या है 5, 7 है। तो इसका केंद्रक है, केंद्रक क्या है, कुछ भी है, मान लिया G हो गया। G का कोऑर्डिनेट x, y आपसे पूछा गया है। एग्जाम का क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, शायद ये एग्जाम का नहीं है लेकिन फिर भी केंद्रक वाले क्वेश्चन कई पूछे गए हैं एग्जाम में आपके। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 और ये x3 y3 है। आइए चलिए देखिए, तो यहाँ x बराबर क्या आएगा, सबको जोड़कर x कोऑर्डिनेट जोड़कर 3 से भाग, तो क्या हो जाएगा 2 + 8 + 5/3, कितना 5 आ रहा है। और y बराबर क्या आ जाएगा, -2 + 4 + 7/3, कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो G का जो कोऑर्डिनेट मिला है वो 5, 3 मिला है, यही आपका आंसर है। यही आपका क्या है, आंसर है। हर एक बच्चा नोट कर ले। हो गया। इसके बाद मैं जो सेंटर बताने जा रहा हूं वो आज तक एसएससी में नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं मैं, आपकी जानकारी में रहे बस, लेकिन आया कभी नहीं है, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद मुझे 95% है कि नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि उसमें टाइम सॉल्विंग में ज्यादा लगता है, ठीक है। बता दे रहा हूं, दिमाग में रखिएगा, ऐसे चीजें लास्ट टाइम में रिवाइज करके चले जाना चाहिए। जैसे इसके बाद हम बात करेंगे, ये तो आया है कई बार, इसके बाद हम बात करेंगे अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना, फिर परिकेंद्र और फिर लंब केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना। ये तीनों सेंटर मैं अभी बताऊंगा आपको, तीनों क्वेश्चन दिए भी गए हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 57 था और 58 लगाइए। 4, आपने दे दिया, तो 58 का आंसर बच्चों ने दे दिया 4, माध्यिकाओं का कटार बिंदु का निर्देशांक पूछा है ना, यानी कि केंद्रक की ही बात कर रहा है। मैंने आपको बताया भी है केंद्रक होता क्या है, माध्यिकाओं का कटार बिंदु ही होता है। तो कटार बिंदु का ही निर्देशांक चाहिए आपको, तो क्या करेंगे बताइए, सीधे सीधे आप केंद्रक वाला पैटर्न लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो 58 में सीधे आइए, डू योर सेल्फ। नए बच्चे आते रहे, थोड़ा चीजों को समझेंगे कम से कम क्या हो रहा है। अब 59 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, मिटा दो इसको। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना। इंग्लिश क्या होगी, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। गुड, इन सेंटर हो गया। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, पहले वो जान लीजिए, तभी चीजें क्लियर होंगी। क्या होता है भाई अंतः केंद्र, कोई बताने वाला है यहां पर? हाँ, एंगल, सरजू चौधरी एकदम सही कह रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट, ठीक है। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। इसको समझ लीजिए, देख लीजिए, ज्योमेट्री की चीज है, ज्योमेट्री में ही ये चीजें पढ़ाई जाएंगी।
ए है, बी है और ये सी है। इसका एंगल बाइसेक्टर लीजिए, ये कोण अल्फा तो ये अल्फा हो जाएगा। इसका एंगल बाइसेक्टर लीजिए, ये कोण बीटा तो ये बीटा हो जाएगा। आ रहा है समझ में? दो से ही प्राप्त हो जाता है इन सेंटर, केवल दो के ही काटने से। उसी तरह से सेंट्रॉइड भी दो के ही माध्यिकाओं के काटने से मिल जाता है, लेकिन हम तीसरा भी ले लेते हैं। ये देखिए गामा, तो ये भी गामा। तो क्या हुआ? अंतःकेंद्र का निर्माण कैसे हुआ? त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु अंतःकेंद्र होता है, या कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट इन सेंटर होता है। मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ये इन सेंटर है बच्चों। इन सेंटर का हम नाम कैसे दे दें? आई। आई से दिखा देते हैं, और आई का कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं? एक्स कॉमा वाई। ठीक। अब जितना आसानी से आपने केंद्रक निकाला था ना x1 प्लस x2 प्लस x3/3 से, उतना आसानी से ये नहीं निकलेगा। इसके लिए आपको ए के सामने वाली भुजा की माप चाहिए, माप मेजरमेंट चाहिए पूरी। मेजरमेंट इसका क्या हो गया? स्मॉल ए हो गया, ये माप है इसकी। बी के सामने वाली भुजा की मेजरमेंट क्या हो गई? स्मॉल बी हो गई। और कोण सी के सामने वाली भुजा की मेजरमेंट, इसकी पूरी पूरी लंबाई क्या हो गई? स्मॉल सी हो गई। आ रहा है समझ में? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए शीर्षों के निर्देशांक हमको पता है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। शीर्षों के निर्देशांक हमें पता है, और त्रिभुज के भुजाओं की माप भी हमको पता है। माप प्राप्त होना अति अनिवार्य है, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए x का फॉर्मूला किसी को याद है? किसको याद है? x यानी कि अंतःकेंद्र का x कोऑर्डिनेट किसी को याद है? किसी को नहीं याद है। देखिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में क्या? a प्लस b प्लस c। अब याद आया? याद आ गया? y बराबर क्या होगा बताइएगा? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा में a प्लस b प्लस c। ये है बेटा पैटर्न आपका, ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा लेंदी है ना? अगर मान लिया ये दूरी निकाल कर ना दे, जनरली देता नहीं है, तो पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के फिर ये दूरी निकालनी पड़ेगी, ये लंबाई निकालनी पड़ेगी कि नहीं? तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। आज तक एसएससी की परीक्षा में पूछा नहीं है। ठीक है, x यानी कि इन सेंटर का x कोऑर्डिनेट, कोई प्रॉब्लम नहीं। ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, और y बराबर क्या होगा? ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। तो बच्चों अंतःकेंद्र क्या होता है? इन सेंटर, त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु, इन सेंटर हो गया। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, तो इसका आपको अंतःकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भुजाओं की लंबाइयां निकाल लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला प्रयोग करके। तो ये लंबाई a आ गई, ये लंबाई b आ गई, ये लंबाई c आ गई। a के सामने ही a लीजिएगा, b के सामने b और c के सामने c। सही है? तो c ये लेंथ है पूरी पूरी इसकी, स्मॉल c है, ये सब स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है। तो x बराबर हो गया ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, और y बराबर हो गया ay1 प्लस b/2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। 59 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखेगा। त्रिभुज के अंतःकेंद्र का निर्देशांक पूछा है आपसे। मान लिया ये a है, ये b है, ये c है। कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,5, इसका कोऑर्डिनेट है -2,1 और इसका कोऑर्डिनेट है 4,1। हर एक बच्चा ध्यान दे। तो सबसे पहला काम बच्चों हमें i का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो i का कोऑर्डिनेट x, y हो गया। अंतःकेंद्र का निर्देशांक हमने x, y मान लिया। फॉर्मूला याद होना चाहिए इसका। फॉर्मूले में आपको पता है कि ये लेंथ की भी जरूरत होती है। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो बच्चों a बराबर अगर आप निकालने जाएंगे, ध्यान से देखिएगा,
तो क्या आएगा अंडर रूट। ये देखिए ऐसे तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो सुनिए हम निकालेंगे अपना, इसको अलग से कंसीडर कर लेते हैं। x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है बराबर 6 आ रहा है, 6 आ गया। a की वैल्यू 6 आ गई, सही है बच्चों। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, बताइएगा हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1, ठीक, फिर 4 माइनस 1 कर लिया, फिर 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सही है ना बच्चों। कितना आ रहा है b बराबर 5 आया, तो ये b की वैल्यू 5 हो गई। अब हम c निकालेंगे, यहीं पर c यहां नीचे निकाल देंगे। c बराबर अंडर रूट, बताइए क्या लिख दें, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। कितना, ये भी 5। c की वैल्यू भी क्या आ गई 5। अब x के लिए फॉर्मूला प्रयोग करिए, क्या होगा, लिखना पड़ेगा क्या फॉर्मूला, लिख देते हैं ax1 प्लस क्या है bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। क्या हो जाएगा बोलिएगा, a की वैल्यू है 6, तो 6 गुणे 1 प्लस b की वैल्यू है 5, 5 गुणे माइनस 2 प्लस c की वैल्यू है 5, 5 गुणे 4, अब बटा में a प्लस b प्लस c 6 प्लस 5 प्लस 5। कितना आ रहा है x बराबर क्या आया, 1 आ गया। y की वैल्यू निकालते हैं ऐसे ही, 6 गुणे 5 प्लस 5 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 1, अब बटा में 6 प्लस 5 प्लस 5। क्या आ गया बच्चों 5/2 यानी कि 2.5। सही है। तो i का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ रहा है 1, 2.5। ये बच्चों आंसर है आपका, समझ लीजिए अच्छे से। ये पेपर में आज तक पूछा नहीं गया है, केवल परिकेंद्र तक क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में। क्यों, एसी चलेगा, चल जाएगा। कौन सा चला है, केवल एक ही चला है। हो गया बच्चों, दोबारा बता दूं अंतः केंद्र, बताइए एक बार फिर से बता दूं क्या है पूरा पैटर्न स्टार्टिंग से। देखिए कोई ये त्रिभुज है, नाम है इसका ABC, इसका नाम है। सबसे पहली चीज जानिए कि अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर होता क्या है। देखिए त्रिभुज के कोण है, ये कोणों का अर्धक, अर्धक मतलब एक ऐसी रेखा जो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। इन अर्धकों का कटान बिंदु ही त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है, और यही अंतःवृत्त का केंद्र भी होता है, यहीं से अंतःवृत्त भी खींचा जाता है, ठीक है, त्रिभुज का। तो हमें i का कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 y3। ध्यान से देखिए, तो i का जो कोऑर्डिनेट होता है वो निकालने के लिए ये डिस्टेंस आपको पता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं a। कोण a के सामने वाली भुजा को हमेशा स्मॉल a बोलेंगे, कोण b के सामने वाली भुजा को स्मॉल b बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, और कोण c के सामने वाली भुजा को स्मॉल c बोलेंगे। ये भुजाओं की माप है। तो ध्यान से देखिए, अगर i का कोऑर्डिनेट x, y है तो x बराबर क्या होता है, a x1 प्लस b क्या होगा, b x2 प्लस c x3 बटा में a प्लस b प्लस c। ये x का कोऑर्डिनेट आ गया। रटना पड़ेगा आपको, और कोई उपाय नहीं है, रटना पड़ेगा इसका, और कोई उपाय नहीं। रटेंगे तो ही काम चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। चलिए इसके बाद
y की अगर वैल्यू चाहिए तो क्या होगा, बोलिए, a y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है a जो शीर्ष है इसका निर्देशांक है 1,5, सही है। इसका क्या है -2,1 और ये क्या है 4,1। सबसे पहले हम a b c की वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला प्रयोग करके। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, हाँ पता है ना, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कल ही मैंने बताया था आपको, याद रहे। उसके माध्यम से हमने इसमें डिस्टेंस निकाल लिया, इन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकल गया, फिर इन दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकल गया, फिर इन दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकल गया, फिर फॉर्मूला लगा लिया। आ गया समझ में, कोई डाउट, क्लियर है। तो आज मुझे लग रहा है अंतः केंद्र तक ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि परिकेंद्र शुरुआत करेंगे तो खत्म भी होना चाहिए, आज खत्म हो नहीं पाएगा। वैसे सुन लीजिए परिकेंद्र होता क्या है, कल फिर मैं बताऊंगा परिकेंद्र होता क्या है। ये तो क्लियर हो गया ना। अब परिकेंद्र क्या है वो सुन लीजिए, हेडिंग तो दे ही दीजिए। इसमें डायरेक्ट हमें क्वेश्चन कराना पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आ गया समझ में, इसमें सीधे क्वेश्चन ही कराना पड़ेगा। परिकेंद्र ज्ञात करना, टू फाइंड, परिकेंद्र ज्ञात करना नहीं, परिकेंद्र का निर्देशांक, निर्देशांक ज्ञात करना। लीजिए इंग्लिश क्या होगी, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट एट ऑफ सर्कम, स्पेलिंग थोड़ा गंदी हो गई, लिखिए सर्कम सेंटर, परिकेंद्र। हिंदी में भी एक ही नाम है परिकेंद्र और इंग्लिश सर्कम सेंटर है ही। परिकेंद्र होता क्या है, ये सब ज्योमेट्री की चीजें हैं, यहां समझ लीजिए, देख लीजिए। कोई ये त्रिभुज है ABC, परिकेंद्र कैसे निकलता है। अंतः केंद्र तो आपने देखा था, कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र हो गया था। केंद्रक भी आपने देखा था, केंद्रक क्या था, माध्यिकाओं का कटान बिंदु आपका केंद्रक था। अब परिकेंद्र आ गया, यानी कि सर्कम सेंटर। ये क्या होता है, तो त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र होता है। मतलब मीटिंग पॉइंट और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। आ रहा है समझ में, मतलब त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। मैं बता देता हूं, ज्योमेट्री में तो ये सब डिटेल करूंगा, अभी केवल आपको डेफिनेशन दे दे रहा हूं मैं कि आप जान लें कि परिकेंद्र है क्या। सुन लीजिए, अब भुजा का लंब समद्विभाजक क्या होगा, देखिए ये रेखा शीर्ष से नहीं जा रही है, हो सकता हो चली भी जाए लेकिन जा नहीं रही है, अभी मैं ले नहीं जा रहा हूं। ये रेखा इस भुजा पर लंब भी है और इसको दो बराबर भाग में क्या कर रही है, बांट भी रही है। ये रेखा इस भुजा पर लंब भी है, इसको दो बराबर भाग में क्या कर रही है, बांट भी रही है। तो ये भुजा AC पर ये रेखा लंब समद्विभाजक होगी, भुजा BC पर ये रेखा लंब समद्विभाजक होगी। दो से भी मिल जाता है सर्कम सेंटर, लेकिन तीसरा भी खींच ही लीजिए। ये रेखा क्या है, AB पर लंब भी है और इसको दो बराबर भाग में बांट भी रही है। तो इन तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक कहाँ मिला है, कहीं O पर मिला है, तो O ही क्या होगा, इसका परिकेंद्र होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ये रेखा सेंटर से, सॉरी शीर्ष से जाए, ये अनिवार्य नहीं है, समझिएगा इस बात को। ये हो सकता है इधर से निकल जाए, ये इधर से निकल जाए, समझ रहे हैं, हो सकता है ये शीर्ष से चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हमको मतलब केवल किससे है कि त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक होना चाहिए। ये त्रिभुज की भुजाओं के तीनों लंब समद्विभाजक हैं, जहां काटेंगे वहीं पर बनेगा आपका परिकेंद्र। क्लियर हो रहा है, आ रहा है बच्चियां, आप लोग बताइएगा सबको क्लियर हो रहा है, पीछे तक बच्चे ध्यान दीजिए। ये सब डिटेल में हम ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे, हो सकता हो अभी कुछ लोग ना समझ पा रहे हो, लेकिन परिकेंद्र होता क्या है थोड़ा एक दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी जाकर हम इसका सेंट्रॉइड, सॉरी इसके कोऑर्डिनेट को हम फाइंड कर पाएंगे। ये अगर नहीं पता
कि ये इस पे लंब होगा, ये इस पे लंब होगा, और इसको 2 बराबर भाग में बांटेगा भी, तभी कटार बिंदु पे परिकेंद्र मिलेगा। अगर ये नहीं जानेंगे तो कोऑर्डिनेट भी फाइंड नहीं कर पाएंगे इसका, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे, फिर इसकी प्रवणता निकाल लेंगे, फिर इस रेखा की प्रवणता निकालकर दोनों का गुणा करके -1 के बराबर कर देंगे। तो हमारा वहां से इसका कोऑर्डिनेट x, y वाला सिस्टम फाइंड होगा। तो एक लेंथी प्रोसेस है, आज तक एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन कल इसको करवा दूंगा मैं, ठीक है। जब सेंट्रॉयड आया है तो हम लोग को ये चाहिए कि हम आगे के भी सेंटर पढ़ लें, मतलब प्रिकॉशन के तौर पे हो सकता हो कि आ ही जाए, अगले साल नहीं 10 साल बाद आए, हो सकता है ऐसा, और आना ही है। देखिए धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा ही, तो 4 साल बाद तो ये आ ही जाएगा ना, 3 साल बाद तो ये पूछ ही लेगा एग्जाम में आपके, इसका भी सेंट्रॉयड। चलिए तो हम मिलेंगे आप लोगों से कल। आज की हो गई क्लास समाप्त, बच्चियां जाइए आप लोग। हाँ क्या हुआ, टेलीग्राम पे कल वाली क्लास डाल दी गई है, टेलीग्राम पे चला गया है, लड्डू मिलेगा बाबू, जल्दी मिलेगा। हाँ कर दिया मैंने, बोल दिया कल टेलीग्राम पे लाइव कर दिया, वही तो मैं कह रहा हूं, उसका लिंक मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, लाइव हो गया है कल की क्लास। कल वाली क्लास नहीं डालूं, नहीं जाइए। अच्छा बसंत पंचमी, हाँ उसको अनलिस्टेड करके टेलीग्राम पे डाल देंगे कल की क्लास। कल बसंत पंचमी है ना बच्चों, तो हो सकता है आने में प्रॉब्लम हो आप लोग को, तो कल वाली क्लास मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा अनलिस्टेड करके। लड्डू जल्दी ही आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोग मेरे बैच के लिए काम नहीं कर रहे हैं बच्चों, वो वाला फाउंडेशन बैच 1 से 5, थोड़ा तेजी से काम करें।